नमस्ते। चैत्र शुक्ल प्रतिपद 2083 की कुंडली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया था कि जब भी हम चैत्र नववर्ष देखते हैं तो दो कुंडलियां उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। एक तो जो हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपद की कुंडली बनाते हैं, जिसकी ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि किस प्रकार से नया जो साल है ये पूरा वो किस प्रकार से रहने वाला है। और दूसरा चार्ट जो है वो होता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग मेष संक्रांति भी बोलते हैं और उसको वैसाखी भी बोला जाता है। और पंजाब में, तमिलनाडु में उस दिन से ही नया साल मनाते हैं, क्योंकि जो लोग भी सूर्य से चलते हैं वो लोग नववर्ष जो है वो वैसाखी से मनाते हैं। इस कुंडली को जगत कुंडली भी बोला जाता है और इसको भी हम जो है इवेंट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस बार जो मेष संक्रांति है वो 14 तारीख को सुबह लगभग 9:30 के आसपास बैठ रही है। और अगर हम वो कुंडली देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है। आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर इस कुंडली को। और इस कुंडली को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे चौथे स्थान में आपको केतु मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंद्र और राहु जो हैं वो 10वें स्थान में मिल रहे हैं। 11वें स्थान में बुध, शनि और मंगल, ये तीनों आके बैठ रहे हैं। हम लोगों ने 40 डेज ऑफ जो वर्ल्ड इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी एक वीडियो किया था और मैंने उसमें शनि और मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन है जो 10 मई तक रहने वाला है, ये कॉम्बिनेशन 2 अप्रैल को हुआ था और 10 मई तक रहने वाला है। और उसमें मैंने इसके बारे में भी बात की थी कि जो ये कॉम्बिनेशन है किस प्रकार का विस्फोटक कॉम्बिनेशन होता है और काफ़ी बैड रिजल्ट्स देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जगत कुंडली में भी मिल रहा है। 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र मिलते हैं, दूसरे भाव में गुरु है। अब अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पंच और 11वां जो एक्सिस है 511 एक्सिस जो है वहाँ पर एक प्रकार से काफ़ी हैवी एफ्लिक्शन जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो 11वें स्थान में ये शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये पंचम को भी दृष्टि दे रहा है। अगर आप छठे स्थान को देखते हैं तो वहाँ पर सूर्य की, शुक्र की, मंगल की और गुरु की ये दृष्टियाँ आपको छठे स्थान में मिलती हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 12वें का जो लॉर्ड है मंगल, और यही मंगल जो है वो वॉर्स यानी सप्तम को भी रिप्रेजेंट करता है। वो अपनी जो 8वीं दृष्टि है वो छठे स्थान को दे रहा है और छठा स्थान जो है वो लड़ाइयों का, मिलिट्री का, इन सब चीज़ों का होता है। अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो उसके ऊपर शनि की दृष्टि है और गुरु जो कि उसका लॉर्ड है उसकी भी यहाँ पे आपको दृष्टि देखने को मिलती है। अगर मैं संकट राशि चक्र की बात करूँ, आपको मालूम है मैं संकट राशि चक्र जो है वो ज़रूर देखता हूँ जब भी हम लोग कोई कुंडली देखते हैं। जब भी हम मेदिनी ज्योतिष की बात करते हैं तो संकट राशि चक्र में दृष्टियाँ हमारे को ज़रूर देखनी होती हैं। तो देखिए, संकट राशि चक्र में आप देख सकते हो कि मीन राशि में बुध, शनि और मंगल है और मेष राशि में सूर्य और शुक्र हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे जो एफ्लिक्शन है ये मेष, मीन और वृश्चिक, इन तीनों राशियों पे आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो गुरु है उसकी दृष्टि जो है वो आपको मकर राशि के ऊपर मिलती है, जिसमें चंद्र और राहु है। अब देखिए, मकर राशि जो है ये भारतवर्ष यानी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का जो पूरा जोन है इसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मकर राशि में चंद्र और राहु है, तो इसका मतलब ये है कि
कुछ प्रकार का भय जो है वो इस पूरे जोन में बना रहने वाला है, और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। अब जो गुरु ग्रह है, देखिए वैसे तो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन वो धनु जो राशि है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से ये जो पूरा जोन है, जो साउथ ईस्ट एशिया का जोन है, जो मिडल ईस्ट एशिया का जोन है, इसमें लड़ाई की सिचुएशन जो है वो बनी रहने वाली है इस कुंडली के हिसाब से। क्योंकि देखिए जो ये मेष संक्रांति की कुंडली बन रही है, इसके अंदर अगर आप समझेंगे तो अप टू ईरान तक आपको वृषभ लगन ही मिलेगा। ये लगन जो है ये चेंज नहीं होगा, मिथुन तक नहीं जा रहा, तो आपको वृषभ लगन जो है टिल तेहरान तक की अगर आप कुंडली बनाएंगे तब भी आपको वृषभ लगन ही मिल रहा है। तो इस वजह से ये कुंडली जो है ये पूरे जोन को, जिसको आप मिडिल ईस्टर्न जोन कहते हो, एशिया बोलते हैं हम रीजन, इस पूरे रीजन के अंदर ये वृषभ कुंडली जो है ये मान्य रहने वाली है। और इस वजह से ये जो पूरा जोन है इसमें एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत हुई है जो बंद नहीं होने वाली और ये चलती ही रहेगी। ये इस प्रकार के रिजल्ट जो हैं ये कुंडली आपको दिखलाती है। ये ज़रूर है कि बीच में हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कि 10 मई के बाद थोड़ी सी आपको शांति देखने को मिले, लेकिन उसके बाद अगेन जब ये मंगल और शनि का अपोजिशन बनेगा तो अगेन नेक्स्ट ईयर ये आपको दोबारा से जो रिजल्ट्स हैं देखने को मिलेंगे। हम आगे भी इसके ऊपर वीडियोस करेंगे, तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। बट ये जो इस कुंडली के अंदर ये जो कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, ये अगले साल बैसाखी तक, मेष संक्रांति तक इनका इफेक्ट जो है वो रहने वाला है। तो ये तो बड़ी क्लियर पिक्चर है यहाँ पे कि ओवरऑल टेंशन्स जो हैं वो इस रीजन में बनी रहेंगी, भले ही वो ईरान इजराइल यूएस की वॉर हो, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इश्यूज़ हों, या इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ये चार्ट हमारे को बड़ी क्लियरली दर्शाता है। ठीक है, एक बात ज़रूर है, यहाँ पे जो गुरु है उसकी कुछ हद तक हमारे को प्रोटेक्शन दिखती है, क्योंकि वो छठे भाव जो वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है उसको भी ब्लेस कर रहा है। अष्टम भाव जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या मास डेथ्स होती हैं उसको भी ब्लेसिंग दे रहा है। तो इस वजह से ये समझिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो थोड़ी सी कंटेन्ड रहेंगी बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गुरु। अब देखिए जो छठा भाव है वो, जैसे हम लोगों ने बात की कि वो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा छठे भाव से अगर हम देखें तो छठा भाव जो है वो वर्किंग क्लास यानी मिडिल क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए छठे भाव के ऊपर भी इतनी एफ्लिक्शन जो यहाँ पे हमारे को दिख रही है, इस वजह से आप समझिए कि मिडिल क्लास के लिए भी ये समय थोड़ा सा कष्ट देने वाला होगा। इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी सी जो स्ट्रगल्स हैं वो बढ़ने वाली हैं। अब देखिए जैसे मैंने अभी पहले भी बात की थी कि 11वें स्थान में मंगल है जो ओपन वॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग दी 7th लॉर्ड एंड दी 12th लॉर्ड। अब देखिए 12वां स्थान जो है वो फॉरेन ऑपरेशन, सीक्रेट एनिमीज, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे वो 11वें स्थान में 9वें स्थान और 10वें स्थान के मालिक शनि के साथ बैठ गए हैं, साथ में नीच के बुध भी हैं वहाँ पे। तो बेसिकली ये वॉर को ट्रिगर करने का एक कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर हमारे को बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए 11वां स्थान जो है वो हमारे एलाइज को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे मित्र देश हैं। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखती है वर्ल्ड के लिए, वो ये कि जो लड़ाइयाँ हैं वो थ्रू अलायंसेस होंगी, यानी कुछ देश जो हैं वो आपस में मिलकर एक गुट बनाकर किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करेंगे। तो इसलिए लड़ाइयाँ जो हैं वो अलायंसेस के थ्रू होंगी, जिस प्रकार से आपको ईरान, इजराइल और गल्फ रीजन में दिख रहा है। इस प्रकार से अलायंसेस जो हैं बनकर आपको लड़ाइयाँ होती जो हैं वो इस साल में नज़र आने वाली हैं। अब देखिए बुध जो है वो 2nd लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है।
दूसरा स्थान जो है वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, पांचवा स्थान जो है वो स्टॉक मार्केट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उनका जो लॉर्ड है वो 11वें स्थान में जाके डेबिलिटेट हो रहा है, 2 बेनिफिक्स के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन दिख रही है यहाँ पे कि इकोनॉमी जो है वो इस साल काफ़ी डामाडोल रहने वाली है। स्टॉक मार्केट हम लोग देख ही रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो ये है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं बात करने के, वो भी ओवरऑल ख़राब रहेंगे। और एक चीज़ है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सफ़र करने वाला है इस साल में। यहाँ तो देखिए कि डिसेप्टिव यानी झूठा कम्युनिकेशन मिलेगा या अनरिलायबल मिलेगा। जो न्यूज़ आएगी वो अनरिलायबल हो सकती है, झूठी हो सकती है, तो इसलिए हमारे को व्हाट्सएप पे इतना फोकस नहीं करना है और एक्चुअली न्यूज़ जो है उसको जाके देखना है, बिकॉज व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी डिसेप्टिव मैसेजेस दे सकता है, जिस वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हमारे को फेस करने पड़े, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी। दूसरी चीज़, बुध जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और बुध यहाँ पे एफ्लिक्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं जैसे सैटेलाइट्स हो गई, इंटरनेट हो गया, ये भी इफ़ेक्ट हों कुछ हद तक। तो उस प्रकार के कम्युनिकेशंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसमें किसी प्रकार का ब्रेक जो है वो आए। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए मरकरी जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है वो भी एफ्लिक्ट हो रहा है, और जो थर्ड लॉर्ड अगेन कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, वो राहु के साथ 10वें स्थान में है। देखिए राहु चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है वो भ्रांति, भय, इस तरह की चीज़ों को भी लेके आता है। तो इस वजह से हो सकता है जो पब्लिक है वो ट्रैवल करने से डरे, और जो कम्युनिकेशन है वो भी राहु के साथ होने की वजह से, चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक भय वाला कम्युनिकेशन मिले, और झूठ जो है वो भी हमारे को थ्रू न्यूज़ या इंटरनेट वो फैलाया जाए, जिसको हम लोग फेक न्यूज़ कहते हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखिए लगन लॉर्ड जो है वो यहाँ पर 12वें स्थान में जा रहा है, एंड जो लगन होता है वो मेदिनी की कुंडली में देश के ओवरऑल हेल्थ को, वेल्थ को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो लगन और छठे का मालिक है और 12वें जा रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो फॉरेन एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और देश के जो रिजर्व्स हैं वो भी कम होंगे, और जो ये स्पेंड है ये मिलिट्री के ऊपर जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। देखिए देश की अगर हम कुंडली देखें भारत की, तो वहाँ पे भी मंगल की महादशा चल रही है। तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो मिलिट्री स्पेंड्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और सेम चीज़ आपको जो इस साल की कुंडली है उसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लग्नेश शुक्र है वो मेष राशि में, मंगल की राशि में 12वें स्थान में जाके बैठ रहा है, और इस वजह से उसको एक प्रकार से आप समझिए कि वीकनेस मिल रही है, क्योंकि एक तो मेष राशि में है, दूसरा वो सूर्य के साथ है। अगेन सूर्य जो है वो शुक्र का दोस्त तो होता नहीं है। तो ओवरऑल समझिए कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, एक वीक कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से जो स्पेंडिंग है वो बढ़ने वाली है कंट्री की, और फाइनेंसेस जो बजट है उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ होगा। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, चंद्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन जो है ये इतना अच्छा नहीं है। जो पब्लिक है वो भी थोड़ी सी इमोशनली इन्फ्लेम्ड रहेगी, और जो मीडिया है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा जो रूलिंग पार्टी है उसको बदनाम करने के लिए। केतु राहु का कॉम्बिनेशन 4-10 एक्सिस में ये भी दर्शाता है कि जो हमारे देश को पार्टी रूल कर रही है वो काफ़ी कैबिनेट में चेंजेस लेके आए, और जो लोग इस टाइम पावर में हैं उनमें फेरबदल होने के चांसेस भी यहाँ पर हमारे को दिखते हैं। अब देखिए गुरु जो है, जैसे मैंने बताया है कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो
ये समझिए कि जून में जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, जब ये मिथुन से निकलकर कर्क में चले जाएंगे, तो कुछ हद तक रिलीफ जो है वो हमारे को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर ये 11th हाउस को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एक प्रकार से समझिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेन कंट्री के ऊपर आ रहा है उसमें भी हमारे को रिलीफ कुछ महीनों के लिए मिलेगा। उसके बाद गुरु जो है अक्टूबर में जो है वो सिंह राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए एक और कॉम्बिनेशन है जो इस साल बन रहा है, वो ये कि गुरु जो हैं वो अतिचारी हैं और शनि जो हैं वो मीन राशि में वक्री होंगे आगे जाके साल में, विच इज़ अगेन नॉट कंसिडर्ड गुड। इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी बात की थी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन इस साल भी आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसके बारे में हम आगे चल के जो चर्चा है वो करेंगे। बट जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि ये जो साल है ये ओवरऑल अच्छा नहीं दिखता है, और कुछ इस प्रकार की लड़ाई जो है वो हमारे को मिडल ईस्टर्न एशियन रीजन में देखने को मिल भी रही है, जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, वो ख़त्म नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही, और हम आगे भी मेधनी के ऊपर रेगुलर वीडियोस करते रहेंगे, ताकि जो भी कॉम्बिनेशंस जो हमारे को देखने को मिल रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करके देख पाएँ कि क्या उसके जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेरे कुछ मित्रों ने ये भी मेरे को मैसेज किए थे कि जो शनि है उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि शनि आगे जाके मेष राशि में जाने वाले हैं, और उसके बाद शनि का रोहिणी जब प्रवेश होगा तो जैसे बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2030 के आसपास वर्ल्ड वॉर होने के जो चांसेस हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो करूँगा, और उसमें जो हमारे शास्त्रों में कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं इसके बारे में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।